हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोगों की जो है जीके जीएस वीडियो री एग्ज़ाम जो हमारा प्रस्तावित है 18 जून को सूत्रों से खबर मिली है। ठीक है, तो यह एग्ज़ाम का जो है मॉडल पेपर हमने स्टार्ट कर दिया है। आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह क्लास आपको पर डे 2 बजे शाम को देखने को दोपहर में मिलेगी और हिंदी की क्लास आपको 11 बजे सुबह के टाइम में आपको मिल जाएगी। ठीक है, 2 क्लास चलेगी। फिर रीजनिंग की भी क्लास बहुत जल्दी एडजस्ट करके शाम के टाइम में रीजनिंग भी लाएंगे। ठीक है, अभी इन टॉपिकों पर हम लोग चलेंगे क्योंकि यही हमारा सिलेबस है। पुरानी वीडियो की भर्ती है तो इसके सिलेबस हम लोगों को पता है, उसी के आधार पर हम लोग तैयारी करेंगे। 1/2 माइनस मार्किंग इसमें रहती है, ये भी विशेष बात याद रखिएगा, आधी माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी PYQ हैं, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में क्या था, विभाजित था? बताइए, हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर जो है 3 भागों में क्या था, विभाजित था? बताइए कौन सा था? धौलावीरा था, मोहनजोदड़ो था, या फिर जो है कालीबंगा था, या धौलावीरा था? तो 3 भागों में जो विभाजित था वह हमारा कौन था? धौलावीरा था। ठीक, कौन था? धौलावीरा था। यह हमारा कहाँ पे स्थित है? तो यह हमारा गुजरात में। धौलावीरा हमारा कहाँ पे है? गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात राज्य जो हमारा पड़ता है वहाँ पे क्या है? स्थित है। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पे पड़ता है? हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। और यह जो है 40वां जो है विश्व भारत की 40वीं धरोहर के रूप में इसे नामित किया गया है। ठीक है, 40वीं धरोहर के रूप में भारत में इसको नामित किया गया है। ठीक है, यह 3 ओर से क्या है? घिरा हुआ। हड़प्पा सभ्यता एक क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की जो सड़कें थीं ये क्या करती थी? 90 डिग्री पे आके क्या करती थी? मिलती थी। कहाँ पे मिलती थी? 90 डिग्री पे। यहाँ की सड़कें सभी क्या करती थी? 90 डिग्री पे आकर के मिलती थी। ठीक है, 90 डिग्री पे। यहाँ के जो घरों की जो खिड़कियाँ थीं, दरवाजे थे, वह जो सड़कों के पास खुलते थे। यहाँ की जो इमारतें थीं वो सभी ईंट से बनी हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखिएगा। लोथल भी हमारा कहाँ पे है? गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, एक डॉकयार्ड के रूप में जाना जाता था। ठीक, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला पॉइंट आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि 102वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद नहीं है? बताइए, धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र वेद, योग वेद, आयुर्वेद। बताइए कौन सा हमारा इसमें जो है? बताइए, तो उपवेदों की संख्या कितनी है? 4 हमारे क्या हैं? उपवेद हैं। उपवेदों की संख्या कितनी है? 4 है। इसमें कौन कौन से? एक हमारा आयुर्वेद होता है। ठीक है, आयुर्वेद होता है। एक क्या होता है? आयुर्वेद होता है। ठीक, आयुर्वेद। एक गंधर्व वेद होता है। एक कौन सा होता है? गंधर्व वेद होता है। ठीक है, एक गंधर्व वेद हो गया। एक शिल्प वेद हो गया, शिल्प वेद। ठीक है, एक क्या होता है? शिल्प वेद होता है। एक क्या? शिल्प या स्थापत्य वेद जिसको बोलते हैं। एक शास्त्र वेद बोलते हो वो होता है। ठीक है, शास्त्र वेद होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, और बचा हमारा एक योग वेद। कोई वेद नहीं होता। ठीक, कोई उपवेद नहीं होता, याद रखिएगा। बाहर थोड़ा सा। ठीक, तो जो इसका संबंध होता है आयुर्वेद का, तो या इसका जो आयुर्वेद का होता है चिकित्सा से इसका संबंध होता है। ठीक, किससे होता है? चिकित्सा से। ठीक है, ठीक। धनुर्वेद का किसका होता है? धनुर्वेद का किससे होता है? तो धनुर्वेद का जो संबंध होता है हमारा किससे होता है? धनुर्वेद का। बताइए फटाफट। धनुर्वेद का संबंध, या इसे गंधर्व वेद कहते हैं, इसका संबंध किससे होता है? बताइए। धनुर्वेद, बताइए। तो गंधर्व वेद या धनुर्वेद, इसी को गंधर्व वेद भी बोलते हैं। तो इसका जो संगीत से किससे संबंध होता है? इसका संगीत से होता है। ठीक, इसको याद रखेंगे, किससे होता है? संगीत से होता है। ठीक है, और जो हमारा शिल्प वेद होता है तो भवन निर्माण से होता है। किससे होता है? भवन निर्माण से। शिल्प वेद का मतलब भवन निर्माण। तथा शास्त्र वेद जो होता है इसका युद्ध की शैलियों से संबंधित होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103 बताइए, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? फिरदौस शाह था, मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद गोरी था, महमूद गजनवी था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, इसने कब आक्रमण किया था? 1712 ईस्वी में। ठीक है, 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? आक्रमण किया था। इराक के हाकिम
अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर क्या किया था, आक्रमण के लिए भेजा था। तो राइट आंसर हमारा ए सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए 104 बताइए, क्वेश्चन नंबर 104वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि खजुराहो का प्रसिद्ध स्मारक मंदिर या स्मारक किस राज्य में स्थित है। तो यह हमारा जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो कहाँ पे है बताइए फटाफट। तो यह हमारा जो, ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका राजस्थान, महाराष्ट्र, तो इसका क्या होगा, मध्य प्रदेश में क्या होगा, मध्य प्रदेश। हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में क्या है, स्थित है। ठीक है, खजुराहो का मंदिर जो छतरपुर, इसका निर्माण कौन कराया था, चंदेल शासकों ने। याद रखेंगे कौन कराया था, चंदेल जो शासक थे उनके द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण कराया गया था। ठीक है, चंदेल शासक। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही है तो उसको आप लोग नेगलेक्ट करिएगा। ठीक, जो पढ़ते हैं वो इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, और 950 से 1050 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण कराया गया था। इसमें एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जिसको बोलते हैं महादेव कंदरिया का मंदिर। कंदरिया का महादेव मंदिर जो है ये भी हमारा इस यहीं पे स्थित है। ठीक है, याद रहेगा ना। चले आगे, चलिए। ठीक, भी डिटेल से पढ़ा जाएगा सारी चीज़ें, एक क्वेश्चन की जगह 4-5 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, भले 10 ही 15 क्वेश्चन करेंगे तो क्या। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे तभी सारी चीज़ें। 360 पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में से संबंधित है। जो पाल साम्राज्य है वह भारत के किस हिस्से से, जो पाल साम्राज्य था वह हमारा किस हिस्से से है बताइए। पाल वंश या साम्राज्य, तो यह किस हिस्से से, तो यह पूर्वी हिस्से से। ठीक, किस हिस्से से, पूर्वी हिस्से, जो बंगाल वाला एरिया पड़ता है, बंगाल बिहार से संबंधित है। ठीक है, पाल वंश की स्थापना, इसकी जो संस्थापक था कौन था, गोपाल था। संस्थापक कौन था, गोपाल था। याद रखिएगा, पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल था। ठीक, याद रहेगा ना। और सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो धर्मपाल था। प्रतापी शासक कौन था, धर्मपाल था। ठीक, धर्मपाल था। ठीक है, धर्मपाल था। ठीक है, इसी ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। नालंदा और प्लस विक्रमशिला दोनों का कराया था। ठीक है, विक्रमशिला का निर्माण भी किसने करवाया था, विक्रमशिला। तो याद रखेंगे पाल वंश का क्या था, पूर्वी जो हमारा बिहार और पश्चिम बंगाल का एरिया पड़ता है उस एरिया का था। और इसका जो संस्थापक था गोपाल था। इसका जो सबसे प्रतापी राजा था वो धर्मपाल था। धर्मपाल ने 2 विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था, धर्मपाल द्वारा निर्माण कराया गया था। याद, कितना बेहतरीन और बहुत ही बिंदास क्लास चल रही है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए और चैनल को भी क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए 106 बताइए। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि दक्षिण भारत के किस राज्य में 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। बिराडाम्प्या, कट्टाबोम्मन, राजा राज चोल, मार्तंड वर्मा या हैदर अली। 106 का, तो 106 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया के मध्य हुआ था। ठीक है, मार्तंड वर्मा, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कब हुआ था, तो 1741 में कोलाचेल की लड़ाई के डच ईस्ट इंडिया को क्या किया था, परास्त किया था मार्तंड वर्मा। कौन किया था, मार्तंड वर्मा ने। ठीक है, आगे आ जाइए, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 107वां बताइए। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। जो हमारा प्लासी का युद्ध था वह कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया, 1757 को लड़ा गया था। ठीक है, बंगाल नवाब, जो बंगाल का नवाब था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और प्लासी का युद्ध नादिया जिले में स्थित लड़ा गया था। ठीक है, कौन सा, 1757 में। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमति हुई कितनी, 22 लाख की, 26 लाख की, 44 लाख की, 68 लाख की। बताइए 108वां का। तो 1765 में यह युद्ध जो 1765 में लड़ा गया, 1765 में। याद रखिएगा, यह युद्ध 1765 में क्लाइव के बीच, रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम द्वितीय के बीच यह लड़ा गया था। इसी के दौरान इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि, ये भी याद रखेंगे। इलाहाबाद की संधि ये भी याद रख लीजिए, कब हुई थी, 1765 में इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। ठीक है, याद रहेगा। इसमें क्या कुछ शर्तें रखी गई थी, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप देगा,
ये भी याद रखिएगा, ठीक। और कंपनी को 26 लाख रुपए वार्षिक देगा, 26 लाख रुपए, ठीक है। कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देने के लिए स्वीकार किया था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 109वां क्वेश्चन नंबर 109 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा आधारित है। तो मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो हमारा था वह भारत सरकार अधिनियम 1919 का था, ठीक है, 1919 का था मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इस अधिनियम में मुख्य विशेषता थी केंद्र में जो है, केंद्र में द्विसदनात्मक, केंद्र जो है द्वि क्या था, द्विसदनात्मक था, द्विसदनात्मक था, मतलब 2 सदन थे केंद्र में, ठीक है। द्वैध शासन जो लगा था वह द्वैध व्यवस्था जो हमारी थी वह केंद्र में थी, ठीक है। अधिनियम 1935 में जो है यह प्रांत में हो गई, ठीक। कहाँ पे हो गई, प्रांत में, ठीक। कहाँ पे हो गई, प्रांत में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ठीक। चलिए बता दे रही है आप लोग, तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा ही चुके हैं, कौन सा होगा, ये 1919 वाला, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। नेहरू, गांधी, जेपी नारायण, एम एन रॉय। 1935 का जो है संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तुत किया था, तो हमारे कौन थे, एम एन रॉय। कौन थे, एम एन रॉय जी थे। कौन थे, एम एन रॉय। आप लोग याद रखिएगा, एम एन रॉय। 1935 में संविधान सभा का सुझाव एम एन रॉय द्वारा क्या किया था, प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट 111वां, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं। जो संविधान सभा था उसमें टोटल महिला सदस्य कितनी थी, 15 थी। कितनी थी, 15 थी, ठीक है। जिसमें से दुर्गाबाई देशमुख, अमृता कौर, जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता, अमृता कौर को याद रख लीजिएगा, ठीक है, अमृता कौर को याद रख लीजिएगा। सुचेता कृपलानी भी इसकी थी, ठीक, ठीक है। सुचेता कृपलानी जो यूपी की पहली महिला क्या थी, क्या थी, सीएम बनी थी, ठीक। सुचेता कृपलानी थी, कृपलानी थी, ठीक है। और सरोजनी नायडू जी थी, सरोजनी नायडू भी इसकी थी, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रख लीजिएगा, सरोजनी नायडू आदि महिला थी, ठीक है। दुर्गाबाई देशमुख भी थी, इनको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए वीडियो को शेयर करते रहिएगा फटाफट जो है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 112 बताइए, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी पटाभी सीतारमैया, एच सी मुखर्जी, के एम मुंशी। 112 का, 112 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए। 112 का बताइए कौन थे जो है संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति का, अल्पसंख्यक उप समिति का कौन था, बताइए फटाफट। तो एच सी मुखर्जी थे। कौन थे, एच सी मुखर्जी जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 113, क्वेश्चन नंबर 113 बता दीजिए। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके पास भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो सबसे लंबी सीमा साझा किसके साथ भारत करता है, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल के साथ, तो बांग्लादेश के साथ करता है। सबसे लंबी सीमा साझा जो भारत किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ। कितना, 4,97.7 किलोमीटर की क्या करता है, सीमा साझा करता है, ठीक। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद चीन के साथ सीमा साझा करता है, चीन के बाद पाकिस्तान, चीन के बाद पाकिस्तान, ठीक है, चीन के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, म्यांमार, भूटान, फिर अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। आगे क्वेश्चन 114, क्वेश्चन नंबर 114 करा, भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय जो प्रायद्वीप है तक फैला हुआ है, अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय या बंगाल की खाड़ी। जो प्रायद्वीपीय भारत है वह कहाँ तक फैला हुआ है, तो प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार कहाँ से, भारतीय प्रायद्वीपीय का विस्तार कन्याकुमारी तक है। इस प्रकार इसका विस्तार जो हिंद महासागर तक है, कहाँ तक है, हिंद महासागर तक है, ठीक है, हिंद महासागर तक। ऐसा क्वेश्चन पूछा है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें कौन कौन से हैं, एक तो पहला गुजरात हो गया, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, और कौन बचा, वेस्ट बंगाल के बाद मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा पहले आएगा तब मिजोरम आएगा, ठीक। तो क्या होगा, गुजरात से भी जाती है, बिल्कुल सत्य बात है,
और इससे भी जाती है झारखंड से और मिजोरम से भी, इससे नहीं जाती है। तो जहाँ जहाँ 3 है वो ऑप्शन गलत हो गया, ए भी हो गया, ए भी का हो गया, ए भी। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, सी पार्ट। सी पार्ट इसका क्या होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 116। कह रहा सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है। नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज की है, ज्वारी हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेराल्डे जेफरी की है, ग्राही हाइपोथेसिस चेम्बरलिन और मेल्टन की है, गैसी हाइपोथेसिस कांट की है। तो कौन सा इसमें मैच नहीं खाता है, इसको बताना है 116 का। ठीक है, सौरमंडल की उत्पत्ति का परिकल्पना सिद्धांत का सही, तो नेबुलर परिकल्पना लापास की है, लैपॉस की है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यही सही हो जाएगा आंसर। बाकी सब मैच करते हैं। ठीक है, बाकी सब सभी क्या है, मैच करते हैं। ठीक, चलिए आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन का सिद्धांत उन्होंने दिया था। ठीक है, आर्किमिडीज साहब ने। 117 का कह रहा सूर्य का दीप्तमान अमुख जिसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है। दीप्तमान अमुख जिसे क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना, प्रकाश मंडल कहा जाता है। चलें आगे, चलिए नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है। नासा कहाँ की कंपनी है, यूएसए की है। ठीक है, यूएसए की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, नासा क्या है, यूएसए की स्पेस एजेंसी है। तो अल्फा सेंटरी एक तारा नहीं है, अल्फा सेंटरी एक तारा नहीं है। ठीक है, अल्फा सेंटरी क्या है, एक तारा नहीं बल्कि तारा व्यवस्था है। इसके अंतर्गत 3 तारे आते हैं जो अल्फा सेंटरी ए, अल्फा सेंटरी बी और प्रॉक्सिमा सेंटरी। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंटरी पृथ्वी के सबसे निकट है। प्रॉक्सिमा सेंटरी क्या है, अल्फा सेंटरी एक व्यवस्था है, इसके अल्फा सेंटरी ए, अल्फा सेंटरी बी और प्रॉक्सिमा सेंटरी आते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटरी क्या है, पृथ्वी के सबसे निकट है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 बताइए। 119 करा सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित रहता है। सकल राष्ट्रीय आय निवल राष्ट्रीय आय से हमेशा अधिक होती है क्योंकि इसमें पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित रहता है। पूंजी खपत भत्ता भी इसमें क्या रहता है, सम्मिलित रहता है, याद रहेगा ना बाबू। चलिए आ जाइए 120वां क्वेश्चन। 120वां करा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था रिजर्व बैंक है, आरबीआई बिल्कुल नहीं है, आरबीआई हमारा नहीं है। ठीक है, और योजना आयोग है, ये भी नहीं है। वित्त, ये भी नहीं है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, केंद्रीय जिसको बोलते हैं सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, एक जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन 121वां बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स कृषि विकास से संबंधित नहीं है। सिंचाई, बीमा, सड़कों की उत्पादकता, खनन। बताइए 121 का कौन इससे संबंधित नहीं है। सिंचाई, परिवहन, विद्युतीकरण, भंडारण, संरचना, कृषि बाजार। तो कौन सा इससे संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है इससे। तो हमारा ये किससे संबंधित नहीं है, ये हमारा खनन जो है, खनन कृषि विकास पर आधारित नहीं है। बाकी सिंचाई, बीमा, सड़कों की उपलब्धता ये सभी संबंधित हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 122 का। 122वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से गोरखनाथ मंदिर मठ के पुजारी भी थे, कौन थे। उमा भारती, योगी आदित्यनाथ। तो कौन थे, हमारे यूपी के महंत परमहंस या श्री रविशंकर, कौन थे। तो योगी आदित्यनाथ जी क्या थे, जो हमारे वर्तमान में क्या है, सीएम भी हैं। ठीक है, दोबारा बने हुए हैं। ठीक है, ये क्या थे, गोरखनाथ मंदिर मठ के मुख्य पुजारी थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123वां, उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान किसके लिए शुरुआत किया गया था। बताइए 2017 में यह शुरुआत किया गया, 2017 में। ठीक है, सबरी संकल्प अभियान 1 जुलाई 2017 को उत्तर प्रदेश के बजट जो था 2017-18 का कुपोषण को दूर करने के लिए, किसके लिए, कुपोषण, जो कुपोषण होता है उसको दूर करने के लिए। ठीक है, तो बी पार्ट हमारा बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 124, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान किससे से संबंधित है। तो दस्तक अभियान जो फरवरी 2018 में फरवरी 2018 में दस्तक अभियान स्टार्ट किया गया। ठीक है, योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर दस्तक अभियान, डोर टू डोर जाकर के इसको क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें किसका सहयोग रहता है, यूनिसेफ के सहयोग से इसको स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, यूनिसेफ के सहयोग से इसको स्टार्ट किया जाता है।
जो सामाजिक व्यवहार, दस्तक का मतलब था अभियान जो व्यापक सामाजिक और व्यवहार का क्या था, परिवर्तन था। ठीक है, पर इसका उद्देश्य जो था जन सहभागिता के माध्यम से जापानी इंसेफेलाइटिस्ट एक्यू इंसेफेलाइट उन्मूलन का प्रयास करना। जापानी जो है इसका जो है इंसेफेलाइटिस जो होता इसका क्या करना, जड़ से इसको ख़त्म करना, डोर टू डोर जा करके। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको बता दीजिए। चलिए 2 क्वेश्चन बता दीजिए, दोनों आज के लास्ट है। बताइए, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? प्रथम ओपन मोबाइल जोन का शिलान्यास 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसका किया गया। ठीक, कहाँ पे किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में किया गया। कहाँ पे किया गया? नोएडा में। ठीक है, मोबाइल ओपन एक्सचेंज का, ठीक है, इसका निर्माण जो कहाँ पे किया गया, शिलान्यास ग्रेटर नोएडा में। आप बताएंगे वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया था, इसको बता दीजिएगा। ठीक है, यह आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, 126वां यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। आज अगर आप लोग सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो प्लीज़ इसी तरह से वीडियो मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।